नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सबसे पहले हम आपको संसद में राहुल गांधी की एंट्री दिखाएंगे, जिसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने ब्लॉकबस्टर एंट्री बना दिया। वैसे कुछ ऐसी तस्वीरें भी आई हैं जिन्हें लेकर इस गठबंधन से कुछ दिलचस्प सवाल पूछे जा रहे हैं। आज संसद में राहुल की एंट्री के साथ बीजेपी ने भी उन पर न्यूज क्लिप नाम का एक बम फोड़ा। आरोप लगाया कि राहुल की मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। आज ये भी समझिएगा कैसे फंडिंग के जरिए चीन की इमेज चमकाने वाला खेल न्यूज क्लिक के जरिए खेला गया। फिर आपको नूह लेकर चलेंगे, जहां हिंसा के एक किरदार को चुनकर एक्शन हो रहा है। अब तक नूह में 753 अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल चुका है। हालांकि अब इस बुलडोजर वाले एक्शन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। फिर आपको बीजेपी और कांग्रेस के बीच छिड़ा बाबा युद्ध दिखाएंगे, जिसका केंद्र है बाबा बागेश्वर, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा से हिंदू राष्ट्र वाला संदेश दिया है। लोग पूछ रहे हैं, बाबा हैं किसके साथ? कहीं बाबा भी पार्टियों के बीच बंट तो नहीं गए? और क्या इससे इसका जो असर है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा? आज राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा से ज्यादा शायरी वाला टकराव हुआ। बहस के दौरान राघव चड्ढा ने इस बिल को राजनीतिक धोखा बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि केंद्र इस बिल के जरिए डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार। आज मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की 3 महिला जजों की कमेटी का गठन कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि 42 एसआईटी जांच मणिपुर हिंसा की जो जांच है उसको करेंगी, जिसकी निगरानी डीआईजी रैंक के अफसर करेंगे। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश भी दिया गया है। कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 चीतों की मौत पर दी गई केंद्र की दलीलों को मंजूर कर लिया और भारत में चीतों को बसाने के प्रोजेक्ट पर सरकार से सवाल पूछने का कोई कारण नहीं कहा। तो आज हम सत्ता की शुरुआत 4 दिन पहले तक पूर्व सांसद कहे जाने वाले राहुल गांधी की खबर से करेंगे, जो आज फिर से ऑफिशियली लोकसभा के सांसद बन गए। आज राहुल गांधी की इस खबर में हीरो जैसा एक्शन दिखाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इसमें इमोशंस भी हैं, इंडिया गठबंधन के नेताओं के कुछ दिलचस्प एक्सप्रेशन भी हैं और संसद में आते ही राहुल गांधी के लिए थोड़ी टेंशन भी है। आज संसद से राहुल गांधी से जुड़ी 2 बड़ी और दिलचस्प खबरें आई हैं, इसलिए न्यूज मित्रों को इसके बारे में समझाने के लिए हमने इसकी 2 कुंजियां तैयार की हैं। पहली कुंजी है राहुल की एंट्री पर, जिसे उनके समर्थक बहुत धमाकेदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल के आने से संसद का सीन बदल जाएगा, जबकि विरोधी कह रहे हैं राहुल गांधी की ये वापसी मनोरंजक है और उनके आने से संसद में मनोरंजन के मौके बढ़ेंगे। वहीं सत्ता की दूसरी कुंजी ऐसे खुलासे पर आधारित है जिसे बीजेपी ने आज बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और संसद में राहुल गांधी का स्वागत न्यूज क्लिक वाले बम को फोड़कर किया, जिसमें उसने राहुल गांधी और कांग्रेस पर देश विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल होने और चीन प्रेमी लोगों के साथ मिलकर राजनीतिक खेल खेलने के आरोप लगाए। लेकिन सबसे पहले हम आपको संसद में राहुल गांधी की एंट्री की तस्वीरें दिखाते हैं, जिसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने किसी बड़े फिल्मी स्टार की ग्रैंड एंट्री जैसा बनाने की कोशिश की। आप ये वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने राहुल गांधी को बॉलीवुड या साउथ की फिल्मों के किसी स्टार जैसा वेलकम किया। कैसे 70 mm के पर्दे वाले एक्शन हीरो की तर्ज पर राहुल गांधी को देखने और दिखाने की कोशिश हुई। फिल्मी फैंस की तरह कैमरा लेकर राहुल का स्वागत करते नेता शोर मचा रहे थे। इन तस्वीरों में कांग्रेस के लिए ढेर सारा सुकून है। यही सीन राहुल गांधी के संसद में आने पर भी दिखाई दे रहा था। कैमरे में राहुल की तस्वीरों की भूख थी। संसद पहुंचे राहुल गांधी की तस्वीर लेने के लिए आज तो उनके समर्थक नेताओं के बीच भी होड़ मची हुई थी। 137 दिनों के बाद आज जब राहुल गांधी संसद पहुंचे तो माहौल ऐसा था मानो कोई त्योहार हो। अधीर रंजन चौधरी तो इतने खुश हो गए कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मुंह मिठाइयों से भर दिया। राहुल गांधी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जैसे ही उनकी सांसदी बहाल हुई, कांग्रेस और इंडिया अलायंस के खेमे में जश्न शुरू हो गया। कांग्रेस कार्यकर्ता बैंड बाजा लेकर जश्न मना रहे थे, नाच रहे थे। कुछ ऐसी ही खुशियां संसद भवन के गेट पर खड़े इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी दिखाई दी। जैसे ही राहुल गांधी की गाड़ी संसद के गेट पर पहुंची, वहां राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए।
संसद में अपने बेटे के स्वागत के लिए मां सोनिया गांधी भी खड़ी नजर आईं। उन्होंने इशारों ही इशारों में राहुल गांधी से कहा कि उन्हें पहले संसद में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर प्रणाम करना है। इसके बाद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जाकर नमन किया। हालांकि उन्होंने संजय सिंह को नजरअंदाज कर दिया, जो निलंबित चल रहे हैं और पिछले कई दिनों से वहीं पर धरना पे बैठे हुए हैं। फिर राहुल संसद में दाखिल हुए। इस दौरान भी राहुल गांधी के साथ नेताओं का पूरा काफिला दिखा, यानी कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की ओर से संसद में राहुल गांधी की ब्लॉकबस्टर एंट्री कराई गई, जैसे कोई जंग जीतकर लौटे हों वो। वैसे कानूनी जंग तो उन्होंने लड़ी ही है। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम भी राहुल गांधी को बाहुबली और पुष्पा वाले स्टाइल में प्रोजेक्ट करने में पीछे नहीं थी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से आज राहुल गांधी की एक रील शेयर की गई। हम आपको वो रील भी दिखाते हैं, फिर बताएंगे कि इस फिल्मी एंट्री के बाद कैसे संसद के अंदर और बाहर एक साथ राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए बीजेपी ने कांटे ही कांटे बिछा दिए। श्री राहुल गांधी जी तो आज सुबह करीब 10:30 बजे लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को फिर बहाल किए जाने का आदेश जारी हुआ। इस आदेश को आज कांग्रेस की ओर से ट्वीट भी किया गया और लिखा गया, यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से यह सवाल भी उठाए गए कि राहुल की संसद सदस्यता लेने में तो सरकार की ओर से देरी नहीं लगाई गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी संसद सदस्यता बहाल करने में 3 दिन क्यों लग गए। इन आरोपों पर भी बयानों का टकराव हुआ। राहुल की संसद वापसी पर हमने न्यूज मित्रों के लिए एक रील तैयार की है, जिसमें तीखे बयान भी हैं और तीखी प्रतिक्रियाएं भी हैं। उनको जिस साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंह गर्जना को रोकने की कोशिश की थी, राहुल गांधी इज बैक, और फिर उनकी सिंह गर्जना चालू रहेगी। अब वो कह रहे हैं कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है सदन के अंदर। मैंने कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। कहा ना कि मनोरंजन वापस आ गया है। अच्छा होगा कि आप और हम दोनों जो है मनोरंजन का आनंद लें। आपके मन में डर है कि ये व्यक्ति अगर सदन में रहेगा तो सवाल पूछता रहेगा और हमारे पास कोई जवाब नहीं है। अब राहुल गांधी जी आए हैं, अब लड़ाई में जोर आ जाएगा। एक ऐसा सजायाफ्ता व्यक्ति जिसकी सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगी है, रोक लगाने मात्र को जीत के रूप में दिखाना और उसका स्वागत करना और लोकतंत्र के मंदिर में उसका स्वागत करना, मैं मानता हूँ कि ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो सवाल राहुल गांधी जी पूछते रहे हैं, जिससे सत्ताधारी दल बचते रहे हैं, अब उनको जवाब देना होगा। जो मेमोरी वो बहाल होगी तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसके पहले भी तो लंबे समय तक इस सदन के सदस्य थे, तो उससे कांग्रेस की सेहत पर क्या असर पड़ा। राहुल गांधी आगे बढ़ो। इनका स्वागत है, इनकी और आनंद आएगा। इनके आने से हमेशा आनंद रहता है। सदस्यता बहाल हुई है, बधाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है। वैसे आज संसद में राहुल गांधी की जिस अंदाज में धमाकेदार एंट्री कराई गई, उसे देखकर इन तस्वीरों पर शायद आज बीजेपी से ज्यादा मंथन इंडिया गठबंधन में हो रहा होगा। और इसकी वजह है एक वीडियो।
राहुल गांधी की संसद वापसी के दौरान एक बहुत दिलचस्प वीडियो रिकॉर्ड हुआ और इसे हम अपने न्यूज मित्रों के साथ अब शेयर कर रहे हैं। आज जब संसद के गेट पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सांसद राहुल गांधी के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे, तो उस दौरान राहुल गांधी के समर्थन में एक नारा लगाया जा रहा था। ये नारा था, राहुल गांधी तुम आगे बढ़ो, देश तुम्हारे साथ है। जिस वक्त ये नारे लग रहे थे, वहां शिवसेना के सांसद संजय राउत और समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव भी मौजूद थे। अब इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या अब राहुल गांधी ही इंडिया गठबंधन के ऑफिशियल पीएम कैंडिडेट होंगे। याद रखिए, ये वही अलायंस है जिसके कई नेताओं को लेकर दावा किया जाता है कि उन्हें प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी का चेहरा मंजूर नहीं है। हालांकि जिस तरीके से आज कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी की वापसी को एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की है, उसके बाद यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी का कद अब मोदी विरोधी गठबंधन में सबसे बड़ा होने वाला है और क्या इस टीम में सत्ता के दूसरे खिलाड़ी राहुल को इस रूप में स्वीकार कर लेंगे। ऐसी उम्मीद है कि इसका जवाब जल्द ही सामने आएगा। और अब राहुल गांधी पर सत्ता की दूसरी कुंजी खोलते हैं। आज राहुल के लिए तैयारी सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं की थी, बल्कि आज बीजेपी ने भी न्यूज क्लिक वाले बम से राहुल का धमाकेदार वेलकम किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि कैसे क्लिक के जरिए देश तोड़ने की साजिश रची जा रही है और राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में जोर शोर से चाइनीज सामान बिक रहा है। इन आरोपों का आधार बना भारत में न्यूज क्लिक नाम की एक वेबसाइट पर खुलासा करने वाला न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल। इस लेख में बताया गया है कि भारत की वेबसाइट न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग की जा रही है। यह फंडिंग अमेरिकी बिजनेसमैन नेवल रॉय सिंघम के जरिए हो रही है, जिसकी चीन में जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मिली भगत है। नेवल रॉय सिंघम शंघाई में बैठकर चीन की इमेज चमकाने के लिए न्यूज क्लिक को फंडिंग करता है और इसी के जरिए चीन के प्रोपेगेंडा को भारत में फैलाने की साजिश रची जा रही है। न्यूज क्लिक ने अपने आर्टिकल में इस बात का भी खुलासा किया कि पूरी दुनिया में चीन का एजेंडा चलाने के लिए पैसे पानी की तरह बहाए जा रहे हैं और इसमें भारत में काम करने वाली वेबसाइट न्यूज क्लिक भी करोड़ों की डुबकियां लगा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक भारत में न्यूज क्लिक वेबसाइट के साथ साथ साउथ अफ्रीका में एक राजनीतिक दल और अमेरिका के एक यूट्यूब चैनल को भी चीन के समर्थन में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए फंडिंग की गई है। इसके अलावा घाना और जाम्बिया के एनजीओ के साथ ब्राजील के पब्लिकेशन हाउस को भी पैसा पहुंचाया गया ताकि वो जिनपिंग और उनकी पार्टी की इमेज को चमकाते रहें। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्हीं खुलासों के आधार पर बीजेपी ने संसद के अंदर एक प्रदर्शन भी किया। लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि इस पर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। कि इतना गिर गए थे कि वो सत्ता पाने के लिए इतना गिर जाएंगे कि न्यूज क्लिक के समर्थन में आके पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई थी, इनके साथी खड़े हो गए थे, एक घमंडिया गठबंधन के लोग इसका एक हिस्सा बने रहे। तो चाइना का पैसा भारत विरोध में एक न्यूज क्लिक के माध्यम से लगे और उसमें कांग्रेस से लेकर बाकी दल भी साथ में जुड़ जाएं, तो ये अपने आप में दिखता है कि कैसे ये न्यूज क्लिक कांग्रेस, कम्युनिस्ट, चाइना न्यूज क्या कर रहे हैं वो आपको दिख ही रहा है। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। आज न्यूयॉर्क टाइम्स के इन्हीं खुलासों के आधार पर बीजेपी ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ जोरदार और तीखे हमले किए। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान बिक रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि जब 2021 में सरकारी जांच एजेंसियों ने पुख्ता सबूतों के साथ न्यूज क्लिक के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसके बचाव में आ गए थे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के लिए न्यूज क्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय हित कभी मायने रखता ही नहीं। और अब हम आपको बताते हैं कि जब फरवरी 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने न्यूज क्लिक पर छापा मारा था तो उसे क्या मिला था। जांच के बाद ईडी ने दावा किया था कि न्यूज क्लिक को साल 2018 से 2021 के बीच 3 वर्षों में 38 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग की गई। इसके अलावा 9 करोड़ 59 लाख रुपए की रकम एफडीआई
यानी फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज के जरिए मिलने का दावा किया गया था। इसके लिए बाकायदा 4 कंपनियों से फंडिंग का सोर्स भी बताया गया था और इसका जिक्र भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में किया है। ईडी के मुताबिक न्यूज क्लिक को अमेरिका के जस्टिस एंड एजुकेशन फंड से लगभग 27.5 करोड़ रुपए, जीएसपीएन एलएलसी की ओर से लगभग 27 लाख हजार करोड़ की रकम ट्रांसफर की गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ही कंपनियों का लिंक जिनपिंग के लिए दुनिया में एजेंडा चलाने वाले अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम से ही है। इसके अलावा 2 और कंपनियों का जिक्र ईडी की रिपोर्ट में किया गया था जिसमें न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग की गई है। लेकिन मकसद साफ था, चीन के लिए बैटिंग करना, जिनपिंग और उनके देश के लिए अच्छी खबरें प्रसारित करना। दावा तो यहां तक है कि जो चीनी फंडिंग न्यूज क्लिक को की गई उसमें से कई लोगों को भी उसका हिस्सा मिला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसमें से भीमा कोरेगांव केस के आरोपी गौतम नवलखा को भी 20,53,000 रुपए दिए गए, जबकि सीपीएम आईटी सेल के बप्पादित्य सिन्हा को भी करीब 50 लाख रुपए दिए गए। और सत्ता में अब बात करते हैं उस हिंसा की जो हरियाणा की सत्ता के दामन पर नाकामी, बदइंतजामी और कमजोर इंटेलिजेंस वाले दाग की तरह है, जिसे अब बुलडोजर वाले एक्शन से धोया जा रहा है। एक एक गुनहगार को चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई कैसे हो रही है आज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। साथ में यह भी पूछेंगे कि क्या बुलडोजर के जरिए इंस्टेंट कार्रवाई को इंसाफ कहना सही है। इस पर देश में जोरदार बहस हो रही है। सबसे पहले 2 तस्वीरों से हिंसा और हिंसा करने वालों के खिलाफ एक्शन की कहानी को समझिए। यह हरियाणा के नूह के एक होटल की 31 जुलाई की तस्वीर है। होटल की छत से पत्थरबाजी हो रही है। साथ में दूसरी एक्शन वाली तस्वीर देखिए जो उसके 7 दिन बाद यानी 6 अगस्त को आई, जिस होटल की छत से उपद्रवी पत्थर बरसा रहे थे उस पर बुलडोजर चलाया गया। पुलिस का दावा है कि ऐसे और भी कई लोकेशन हैं, घर हैं, दुकानें हैं जहां पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसको बुलडोजर से ढाया गया है। इस पर लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि अगर पुलिस और प्रशासन इतना ही त्वरित एक्शन लेने में माहिर है तो यह एक्शन हिंसा से पहले क्यों नहीं दिखा। और अब जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या यह कानूनी रूप से सही है। कुछ सेकंड की बुलडोजर एक्शन वाली रील देखिए, उसके बाद इन सवालों को डिकोड करेंगे। अब प्रशासन का बुलडोजर जारी है अवैध निर्माण पर। इस वक्त हम मौजूद हैं कलहड़ मंदिर से कुछ ही दूरी पर और ये वो जगह है जहां पर जमकर हिंसा हुई थी। लगातार प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण पर जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर जेसीबी मशीन के द्वारा जो भी अवैध निर्माण किया गया था उसे तोड़ा जा रहा है। आगे कोई कागज देखे, रजिस्ट्री देखे, कोई जगह नाप के देखे, जब हम पर कोई चीज़ की फालतू जगह हो तो आगे ऑर्डर करे, जब ही तो हमको इंतजाम करें। हमने कुछ पता ही नहीं। कुछ भी नहीं, कोई नोटिस भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे कैसे तोड़ दी। तानाशाही चल रही है हमारे इसमें। 10 करोड़ का माल टाइल भरी पड़ी है, उसको निकालने की मोहलत नहीं दे रही है। दुकानें हैं और जो घर है वो यहाँ पर डिमोलिश किया जा रहा है, उसको बुलडोज़र यहाँ पर चलाया जा रहा है। लेकिन ये जो फैमिली के लोग हैं उन्हें निकालने के लिए पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो सख्ती बरतता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हमारा कोई न लड़ाई में न कोई जिदाई में, हमने कुछ पता ना। हम यहाँ है भी न, मैं बीमार में दवाई लुगाई और कहा जरूरत के सामान भी ना निकाला जा रहा हो। दंगों से जोड़ रहे हैं, कोई हो या नहीं हो, बेगुनाह है, गुनहगार है, सब एक मान रहे। उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद गिरफ्तारियां हुई और उसके बाद अब उनके जो अवैध निर्माण हैं उनको धराशायी किया जा रहा है। यहाँ पर जिला प्रशासन अधिकारी हैं सर,
ये एक शख्स थे, उन्होंने कहा ये मेरी जमीन है। जमीन आज भी उन्हीं की है, लेकिन निर्माण अवैध है जी। निर्माण किस तरीके से? निर्माण की कोई परमिशन नहीं है। परमिशन नहीं थी इनके पास? जी जी बिल्कुल। सजावाड़ आदमी बाद में पकड़ते भागे को थोड़े सरकार पर, तो जिसको सजा वो छुल्लू तो मिलनी चाहिए, मकान से थोड़ी सजा। बुलडोजर वाली कार्रवाई के बीच कई दोषियों को चिन्हित करके एक्शन लेने का प्लान बनाया जा रहा है। इस बीच नूह के एसपी नरेंद्र सिंह बिजरानिया की चेतावनी का वीडियो भी वायरल हो रहा है। दरअसल नूह के बिछौर गांव में कल एसपी ने कई सरपंचों के साथ पंचायत की। इस दौरान दंगाइयों को लेकर एसपी के तेवर क्या थे, ये आप भी देखिए। आदमी की लिस्ट दे दो भाई, मैं किसी से रिक्वेस्ट नहीं करता अरेस्ट करने के लिए। जो आपको पता है दोषी को, आपको सरपंचों को अच्छे से पता है, दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। ना लिस्ट देख के रिक्वेस्ट करूंगा, ना किसी से आप लोगों को अच्छे से रिक्वेस्ट मत करो जी, पता है हमें ये पता लग जाए जिम्मेदार आदमी ये आदमी है गाँव के, उनको सबको पता था कि उस दिन लड़के कौन कौन गए थे। पहेलियां बुझाने का काम मैं नहीं करता। जिम्मेदार लोग बैठे हो, उनको सबको पता है कौन से गांव के लड़के थे। कान पकड़ के ले आओ, मैं लाऊंगा अपनी मर्जी से, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। फोटो वीडियो सबके मेरे पास है, पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। उसमें कोई वो नहीं है, दोहरी बात नहीं है। ट्रीटमेंट पहले दिखा चुका हूँ। खैर, ये बहस अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। पुलिस की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर कुछ लोग सवाल भी उठा रहे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जिन निर्माणों को तोड़ा गया वो ढांचे अवैध रूप से बनाए गए और हाल ही में हुई हिंसा में इनका इस्तेमाल भी किया गया था। जबकि वहां के विधायक और कई लोग इस तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। अगर नूह में बुलडोजर वाली कार्रवाई की बात करें तो नूह में हिंसा के बाद 4 दिनों तक बुलडोजर अभियान चलाया गया, जिसमें 37 जगहों पर कार्रवाई की गई। 753 निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया, जिसमें 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण है। कार्रवाई के बाद 57 एकड़ जमीन खाली कराई गई। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने उन लोगों से बात की जिनके खिलाफ एक्शन हुआ, वो इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। सही और गलत वाली इस बहस के बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर स्वतः संज्ञान लिया और नूह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। तो देश में पिछले कुछ सालों में बुलडोजर वाली कार्रवाई एक ट्रेंड बन गई है। सवाल है कि क्या दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाने को इंसाफ कहा जा सकता है। आरोप तो ये भी लगते रहे हैं कि जब कोई अपराधी पकड़ से दूर होता है तो बुलडोजर चलता है, और वो भी कानूनी प्रक्रिया से पहले। आरोप ये भी हैं कि हिंसा रोकने में नाकाम पुलिस अपनी छवि को त्वरित रूप से बेहतर करने के लिए ऐसे इंस्टेंट एक्शन लेती है। नियम की बात करें तो जब किसी अवैध निर्माण को हटाने के लिए आदेश आता है तो संपत्ति मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। संपत्ति मालिक को जवाब फाइल करने के लिए 15 से 45 दिनों का वक्त दिया जाता है, जो देश के अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग है। जब संपत्ति के मालिक का जवाब 15 से 45 दिनों के भीतर नहीं आता तो सरकारी आदेश पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाती है, लेकिन इस प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है। कमियां छुपाने के लिए झटपट इंसाफ का माहौल बुलडोजर से बनाया जा रहा है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि बुलडोजर चल गया तो ठीक ही हुआ, लेकिन ये कानून का कमतर आंकने के बराबर ही मामला है। बुलडोजर कभी भी न्यायाधीश की जगह नहीं ले सकता। बुलडोजर को देश में इंसाफ का सबसे बड़ा प्रतीक नहीं माना जा सकता। और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदू वोट बैंक को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच चल रहे बाबा युद्ध की। जी हां, बाबा युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में बाबा बागेश्वर, धीरेन्द्र शास्त्री इधर भी है और उधर भी है। हिंदू वोट बैंक की लड़ाई में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कथाओं के आयोजन से और बाबाओं के स्वागत से अपना अपना जनाधार ढूंढ रही हैं और मध्य प्रदेश के विशाल हिंदू वोट बैंक को साधने में जी जान से जुटी हुई हैं। छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर के 3 दिवसीय दरबार का आज आखिरी दिन है और पूरा नैरेटिव आखिरकार बाबा बागेश्वर के फेवरेट विषय हिंदू राष्ट्र तक पहुंच ही गया है। चुनाव से पहले छिंदवाड़ा में बाबा बागेश्वर की कमलनाथ के गढ़ में जो मौजूदगी है और वहां हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर तरह तरह के बयान हैं, वो उनके समर्थकों को चार्ज कर रहे हैं। इसे अगर कांग्रेस के एंगल से देखें तो अपने आप में ये एक बड़ा प्रयोग है। छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या क्या कह दिया और किस तरीके की चुनावी टोन सेट कर दी, पहले ये सुन लीजिए।
हमारा सिद्धांत और ध्येय यही है कि भारत में अब रहना होगा तो केवल सीताराम कहना होगा। राम नाम का प्रचार पूरी दुनिया में हो जाए, यही हमारा भाव है। सब लोग राम से जुड़ जाएं, यही हमारा भाव है। अब हम सब भारत में रहने वाले लोगों को भारत को विश्व गुरु राम राष्ट्र बनाने के लिए सनातनियों की एकता के लिए एक होना पड़ेगा। बाबा बागेश्वर के मध्य प्रदेश में अच्छी खासी वोटों पर प्रभाव है, उनके पीछे भक्तों की बड़ी भीड़ है। ऐसे में बागेश्वर के प्रति असहज बीजेपी के एजेंडे को काटा जा सके। वैसे सेकुलर राष्ट्र की बात करने वाली कांग्रेस और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले बाबा बागेश्वर दोनों के अंदाज बदले बदले से हैं। एक तरफ कांग्रेस सत्ता की मंजिल तक पहुंचने के लिए बाबा का सहारा ले रही है, वहीं दूसरी ओर शिवराज सिंह चौहान के कई मंत्रियों की ओर से मेजबानी स्वीकार कर चुके। हमारा सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि महाराज जी ने छिंदवाड़ा की धरती में अपना पांव रखा। सबसे बड़ी शक्ति भारत की आध्यात्मिक शक्ति है और महाराज जी आप उसके प्रतीक हैं, हमारे आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। अब तो पूरे भारत में राम राज्य भरा हिंदुस्तान चाहिए। तो चीर के सीना अपना श्री राम का दरस कराया, तो चीर के सीना अपना श्री राम का दरस कराया। हमने हमेशा से कहा है कि कांग्रेस पार्टी सेक्युलर पार्टी है और वो हम मेंटेन कर रहे हैं। इसका ना ही कोई धर्म से लेना देना है, ये श्रद्धा और आस्था की बात है। कमलनाथ जी, वो कांग्रेस और कमलनाथ जरा याद कर लें वो क्या कहते हैं और इनने क्या कहा था। देखिए हम संतों का सम्मान करते हैं हृदय से, श्रद्धा के कारण, लेकिन वो आज ये देख के कि वोटों का युग है कुछ कर लो। कमलनाथ जी के मंच पर बागेश्वर धाम सरकार ने जो बात कही है उसमें कमलनाथ जी सहित कांग्रेस के सब नेताओं के मुंह में दही क्यों जम गया है ये बताएं। कमलनाथ जी आए सामने और आके बताएं कि वे बागेश्वर धाम की बात से, उनके कहे हुए कथन से सरोकार रखते हैं कि नहीं रखते हैं। धर्म हमारी आस्था का विषय है और धर्म हमारी आस्था का विषय रहेगा, भक्ति हमारी आस्था का विषय है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बार बार माननीय कमलनाथ जी का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का और धर्म का विरोध कर रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि ये इच्छाधारी हिंदू है। सनातन सबका है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले, हम कोई सियासी आदमी नहीं है। बाबा बागेश्वर भले ही खुद को सियासत से दूर रहने का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव करीब हो, धर्म के नाम पर प्रचार हो और इस प्रचार में राजनीतिक पार्टियों की ओर से सियासी अनुष्ठान और आयोजन कराया जाए तो इसका राजनीतिक असर तो होगा ही। आपको बताते हैं बाबा बागेश्वर की सत्ता के लिए छिंदवाड़ा को चुने जाने का मतलब क्या है। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है। कमलनाथ 7 बार छिंदवाड़ा से सांसद रह चुके हैं। अभी उनके बेटे नकुलनाथ वहां से सांसद हैं। छिंदवाड़ा जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। खास बात यह कि सभी सीटों पर कांग्रेस के ही विधायक हैं। 2018 में छिंदवाड़ा में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली, लिहाजा इस बार बीजेपी ने यहां पूरा जोर लगा दिया है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले 5 महीने में करीब 4 बार छिंदवाड़ा जा चुके हैं। मार्च में शिवराज सिंह ने ऐलान भी किया था कि छिंदवाड़ा से ही कांग्रेस और कमलनाथ का अंत करेंगे। छिंदवाड़ा में हिंदू वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही नजर है। और सत्ता में अब एक जरूरी तस्वीर जो माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ और विधानसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई है। इस तस्वीर में नियमों के अनुसार निभाई जा रही एक परंपरा है और एक गहरा कटाक्ष भी है।
बहुत सारे लोगों से ये तस्वीर मिस हो गई होगी, लेकिन हम आपके लिए विधानसभा की इस जरूरी तस्वीर को निकाल कर लाए हैं। ये तस्वीर उन विधायकों और पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि देने की है जिनकी मृत्यु पिछले सत्र और इस सत्र के बीच में हो गई। आज 12 पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। इनमें अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम भी शामिल था। ये सब कुछ विधानसभा के नियमों के अनुरूप हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी सदन में मौजूद थे। अब आप सुनिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतीक अहमद का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 61 वर्ष के थे। श्री अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने हाई स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री अतीक अहमद वर्ष 1989, 1991, 1993 में निर्दलीय, 1996 में समाजवादी पार्टी तथा 2002 में अपना दल से निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिमी जिला प्रयागराज इलाहाबाद से विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। वो विधानसभा की लोक लेखा समिति के सदस्य रहे। वर्ष 2004 में लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। विधानसभा के माननीय पूर्व सदस्यों के निधन से आज पूरा सदन शोकाकुल है। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ का 15 अप्रैल 2023 को निधन हो गया। वो लगभग 49 वर्ष के थे। श्री खालिद अहमद उर्फ अशरफ का जन्म 3 अप्रैल 1974 को जिला प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री खालिद अजीम उर्फ अशरफ वर्ष 2005 के उपनिर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र इलाहाबाद पश्चिम जिला प्रयागराज इलाहाबाद से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। अब विरोधाभास यह है कि इसी विधानसभा में सीएम योगी ने ऐलान किया था कि यूपी में माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। आज की श्रद्धांजलि को उस ऐलान की कसौटी पर रखेंगे तो आपको लगेगा कि वक्त ने अपराधियों को आगे बढ़ाने वाली राजनीति को आईना दिखाया है। कोई चाहे या ना चाहे, नियम यही है कि श्रद्धांजलि दी जाएगी और नियमों के अनुसार अतीक और अशरफ का भी उस श्रद्धांजलि पर अधिकार था। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कार्रवाई है। इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।